हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मुझे लगता है कि आप लोगों को और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। वो इसलिए भी है क्योंकि आपका क्लासेस एक तो लेट शुरू हुआ है और दूसरा एग्ज़ाम का टाइम भी अब नज़दीक आ रहा है। तो आप जितने भी वीडियो और नोट्स डाले जा रहे हैं समय समय पर उनका पढ़ते रहें, सुनते रहें, और उससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने मानव प्रजाति, उसका अर्थ और परिभाषा, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम मानव प्रजाति वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, किन किन विद्वानों ने मानव प्रजाति को अपने अपने आधारों पर विभक्त किया है, हम उसकी बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उस पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। पहले तो हमने देखा था मानव प्रजाति का अर्थ और परिभाषा। इसके बाद हमने देखा था वर्गीकरण के जो मुख्य आधार थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो आधार है वो शारीरिक लक्षण होने चाहिए, और इन शारीरिक लक्षणों को हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? बाह्य शारीरिक लक्षण और आंतरिक शारीरिक लक्षण। फिर हमने ये देखा था कि सिर की आकृति या शिरस्सी सूचकांक, बालों की रचना, नाक की आकृति, त्वचा और उसका रंग, ये सभी ऐसे शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया जाता है। फिर हमने उसी में ये देखा था कि जो बाहरी लक्षण हैं वो कौन से हैं और आंतरिक लक्षण वो कौन से हैं। अब इस वीडियो में मैं वापस से बाहरी और आंतरिक लक्षणों के बारे में चर्चा करूँगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने बात की थी कि जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है और उसका जो आधार है वो शारीरिक लक्षणों को मानना है, और इन शारीरिक लक्षणों में विभिन्न मानव शास्त्रियों ने शरीर की बनावट के विशिष्ट लक्षण, जैसे कौन कौन से? त्वचा का रंग, खोपड़ी या सिर की लंबाई, जबड़ों का उभार, शारीरिक कद, बाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट आदि के आधार पर प्रजातियों को विभाजित किया। किसी ने एक आधार पर अधिक जोर दिया तो किसी ने अन्य आधार पर। सामान्य रूप में प्रजातियों का वर्गीकरण निम्न दो आधारों पर किया गया है, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी: बाह्य शारीरिक लक्षण और आंतरिक शारीरिक लक्षण। बाह्य शारीरिक लक्षण, इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। त्वचा का रंग। मनुष्य की त्वचा में मेलेनिया, केरोटीन या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अधिक होने के कारण त्वचा का रंग काला, पीला या लाल हो सकता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, कहाँ से? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? जलवायु बदलती है, और जलवायु में परिवर्तन के कारण मनुष्य की त्वचा का रंग काले से श्वेत होने लगता है। अर्थात जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं उसके आसपास काला, और जिससे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे उसके रंग में सफ़ेदी आती जाती है। त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को तीन भागों में मोटे तौर पर बांटा गया है। ये तीन भाग कौन कौन से हैं आप भी जानते होंगे, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ: कॉकेशाइड, मंगोलाइड और नेग्रोइड। कॉकेशाइड जो प्रजाति है वो श्वेत रंग की है, मंगोलाइड प्रजाति पीली और नेग्रोइड प्रजाति काले रंग की। तो मुख्य रूप से ये रंग के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियां हुई: कॉकेशाइड, मंगोलाइड और नेग्रोइड। इन तीनों रंगों में कई विशेष विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये रंग जैतूनी रंग से लगाकर काला, मिश्रित श्वेत, हल्का भूरा आदि होता है। दूसरी जो विशेषता है वो बालों की बनावट। किस तरह के बाल हैं, मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। बालों की जो रचना है इस पर जलवायु या भोजन का कम प्रभाव पड़ता है।
यह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती हैं, अतः इसकी नाप संभव है। इस आधार पर 3 प्रकार के बाल वाली प्रजातियां मानी गई। कौन कौन सी 3 प्रकार की? एक तो सीधे बाल, जो सीधे, मोटे, कड़े और लंबे होते हैं। एशियाई जो प्रजातियां हैं, पीली चमड़े वाली, चीनी, मंगोलियाई, अमेजन बेसिन के, अमरीकी, भारतीय समूह, पूर्वी द्वीप समूह के निवासियों में पाए जाते हैं। दूसरा है जिनके बाल घुंघराले होते हैं, मुलायम और पतले होते हैं। ये यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि में ये विशेषताएं मिलती हैं। ऊनी बाल, ये उलझे और सघन या घने बाल होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से निग्रो, निग्रोइड, पापुआन, मेलेनेशियन आदि प्रजातियों से संबंधित लोग सम्मिलित हैं। ये थी आपकी बालों की रचना या बनावट। तीसरी विशेषता है कद। कद के अनुसार प्रजातियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत छोटा कद, जिसकी नाप है 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक। अफ्रीका के पिग्मी, पूर्वी एशियाई, चीनी, जापानी, वेदा, सकाई, लैप्स, दक्षिण भारतीय आदि इसके अंतर्गत हैं। मध्यम कद, जिसकी लंबाई 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें मलेशिया, न्यू गिनी के निवासी, रूसी, किर्गिज लोगों का शामिल है। लंबे कद, जिनका कद 169 से 172 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें मेलेनेशियन, हॉटेंटोट, ऑस्ट्रेलियाई, द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग सम्मिलित हैं। और चौथा और अंतिम है बहुत लंबा कद, जिनकी लंबाई 172 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें कौन लोग आते हैं? पूर्वी सूडान, निग्रोइड, अफगान, पेटागोनिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि के निवासी सम्मिलित हैं। मनुष्य का जो सामान्य कद, औसत कद होता है, वो माना गया है 163 सेंटीमीटर। अगली जो विशेषता है मुखाकृति, मुंह की आकृति। मुंह की चौड़ाई स्पष्ट रूप में गालों की हड्डियों के विपरीत अंशों के मध्य अधिकतम दूरी होती है, जबकि उसकी लंबाई ऊपरी जबड़े पर इसकी केंद्र रेखा में निचले अंश तक नापी जाती है। ये नाप एक दूसरे के संबंधों की दृष्टि से व्यक्त किए जाते हैं और इन्हें मुख संबंधी चिन्ह कहा जाता है। मुख संबंधी चिन्ह के अनुरूप लोगों को हम निम्नानुसार विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले चौड़े मुख वाले, अर्थात 85 से नीचे वाले। मध्यम मुख वाले, जिनका सूचकांक 85 से 98 तक होता है। तीसरा है लंबे मुख वाले, जो 98 से अधिक हो। आँखों का रंग और उनकी बनावट। आँखों की पुतली का सामान्य रंग काला होता है। अगली विशेषता, किंतु कुछ लोगों का यह नीला, हरा या भूरा भी होता है। आँखों की बनावट में अंतर होता है। कुछ आँखें बादाम की तरह तिरछी और उनकी जो फटान होती है वो बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में होती है। और ऐसी विशेषताएं यूरोप, उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, भारत के लोगों में पाई जाती हैं। चीनी, जापानी, मंगोल आदि लोगों की जो फटान है वो तिरछी होती है। उत्तरी भागों में खाल का मोड़ पड़ा होता है, जो कि आंतरिक कोण को छिपा लेता है और जो गालों तक फैला होता है। इस प्रकार की आँख को मंगोलीय प्रकार की अध खुली आँख कहते हैं। अर्थात ये अलग अलग क्षेत्रों की जो निवासी हैं, जो प्रजाति हैं, उनकी आँखों की विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। होंठ के आकार, होंठ की बनावट में भी भिन्नताएं होती हैं। प्रजाति निर्धारण में इसका भी सहयोग लिया जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी लोग जो होते हैं उनमें ब्रंच बहुत मोटा, फूला हुआ और बाहर की ओर उल्टा हुआ होता है। सामान्य रूप में अन्य प्रजातियों के छोटे, पतले और अंदर की ओर झुके होते हैं। तो होंठ के भी शेप या आकार अलग अलग होते हैं।
अब आंतरिक लक्षणों की हम बात करें तो आंतरिक लक्षणों में सबसे पहले कपाल सूचकांक या शिरस्यीय सूचकांक देखते हैं। सिर का जो आकार है उसको देखने से स्पष्ट होता है कि कुछ सिर लंबे आकार के होते हैं तो कुछ छोटे। सामान्य रूप में लंबे सिर संकरे और छोटे सिर चौड़े होते हैं। कपाल सूचकांक के आधार पर मानव सिर को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ? जब सूचकांक 75 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे हम लंबा सिर कहते हैं। जब यह 75 से 80 के बीच होता है तो मंझला, और सूचकांक जब 80 से अधिक हो जाता है तो इसे छोटा या चौड़ा सिर कहा जाता है। लंबे सिर वाले कौन हैं? मेलेनेशियन, निग्रो, एस्किमो, निग्रोइड, अमेरिकी इंडियन, उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के निवासी, द्रविड़ आदि लोग। जो मध्यम सिर वाले हैं उसमें बुशमैन, हॉटेनटोट, भूमध्य सागरीय, नार्डिक और उत्तरी अमेरिकी। छोटे या चौड़े सिर वालों में आल्प्स, कार्पेनियन, तुर्क, तुंगुस, मंगोल आदि शामिल हैं। अगला जो लक्षण है वो है नासा सूचकांक या नाक का आकार। लंबाई चौड़ाई का जो प्रतिशत है, अनुपात है, उसे हम नासा सूचकांक कहते हैं, अर्थात नाक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यदि यह 70 से कम है तो पतली नाक, 70 से 85 तक मध्यम और उससे अधिक होने पर चौड़ी नाक कहलाती है। सकड़ी और पतली नासिका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में पाई जाती है। मध्यम नासिका पोलिनेशियाई, साइबेरियाई और अमरीकी भारतीय पित्त वर्ण की प्रजातियों में पाई जाती है। चपटी चौड़ी नासिका अर्ध शुष्क मरुभूमियों, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में मिलती है। तो ये कुछ शारीरिक लक्षण थे जिसको हमने आंतरिक और बाह्य लक्षणों के अंतर्गत विभाजित किया था। इसके बाद हम कुछ विद्वानों ने अपने अपने आधार पर जो वर्गीकरण दिया है उस पर बात कर लेते हैं। प्रजातियों को अनेक मानव शक्तियों ने विभाजित किया है, जिसमें कोबर, हेडन और टेलर के वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। कोबर महोदय ने वर्तमान प्रजातियों के 3 मुख्य वर्ग बताए। कौन कौन से? श्वेत प्रजाति जिसे कोकेशॉइड कहा गया, पित्त प्रजाति जो मंगोलायड कहलाई, और काली प्रजाति को निग्रोइड के नाम से जानते हैं। इन 3 मुख्य प्रजातियों को भी कई उप विभागों में बांटा गया है। हेडन दूसरे विद्वान थे जिन्होंने 1924 में बाल, कद, त्वचा का रंग और खोपड़ी के आधार पर मानव प्रजातियों को विभाजित किया। बालों के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार बताए: ऊनी या लच्छेदार बाल वाले प्रजाति, लहरदार बाल वाले और सीधे बाल वाले। ऊनी बाल वाली प्रजातियों के बाल ऊन की भांति लच्छेदार होते हैं। इनका जो बालों का काट होता है वो 40 से 50 तक होता है। इनकी त्वचा का रंग काला, कद नाटा, सिर लंबा होता है। ऐसे लक्षण निग्रिटो और निग्रो में पाए जाते हैं और ये अफ्रीकी देशों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में निवास करते हैं। लहरदार बाल वाली प्रजातियों के बालों की जो काट होती है वो 60 से 70 तक होती है और त्वचा के रंग के आधार पर इन्हें 2 उपभागों में बांटते हैं। ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति को इसमें शामिल करते हैं जो काली, बालों की काट 60 तक, कद मध्यम और सिर लंबा होता है, बाल लहरदार होते हैं। दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वहाँ के आदिवासी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा, इस वर्ग में भूरे, कत्थई और श्वेत वर्ण की कोकेशियन प्रजातियाँ भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन आदि सम्मिलित हैं। भूमध्य सागरीय जो लोग होते हैं गहरे भूरे रंग के, नार्डिक और अल्पाइन श्वेत रंग के होते हैं। भूमध्य सागरीय और नार्डिक मध्यम सिर वाली, अल्पाइन चौड़े सिर वाली होती है। दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तरी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका आदि की प्रजातियाँ इसमें शामिल हैं। नार्डिक प्रजाति उत्तर पश्चिमी यूरोप में पाई जाती हैं। एनो, अफगान आदि इसमें शामिल हैं। सीधे बालों वाली प्रजातियों के बालों का काट 80 तक होता है। इनका रंग पीला या कत्थई होता है। कद मध्यम, सिर चौड़ा और गोल होता है।
मंगोल प्रजाति इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसको भी कई उपवर्गों में बांटा गया। हेडन महोदय ने जो अपना वर्गीकरण दिया उसमें उन्होंने विश्व की प्रजातियों को 6 अलग अलग वर्गों में बांटा और ये एक काफ़ी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण है। इनके अनुसार जो प्रजातियां हैं, जैसे भूमध्य सागरी पहली प्रजाति बताई, इसकी विशेषता इन्होंने बताई लंबा सिर, भूरे से श्वेत त्वचा, पतली नाक, लहरदार बाल होते हैं। अल्पाइन प्रजाति जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, इनका सिर चौड़ा, सीधे और घुंघराले बाल, भूरी और श्वेत त्वचा होती। निग्रिटो ये लंबे सिर, चौड़ी नाक, गहरा काला रंग और घुंघराले बाल वाली प्रजातियां हैं जो उष्ण कटिबंधीय भागों में रहते हैं। मंगोल प्रजाति पित्त वर्ण वाले हैं अर्थात पीले रंग के, सिर पर कम बाल, छोटे से मध्यम कद, छोटी आंखों वाले होते हैं जो पूर्वी एशिया में रहते हैं। कॉकेशियन प्रजाति जो भूमध्य सागरी, नार्डिक और अल्पाइन 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। ये लंबे कद, गौर वर्ण, लहरदार बाल और नीली हरी आंखों की पुतली वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हेडन ने इन 6 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया। इसके बाद आते हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। इन्होंने सन 1919 में जलवायु चक्र, जातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करते हुए ये स्पष्ट किया कि शुरुआत में 7 मानव प्रजातियां थीं। 7 कौन कौन सी थी? निग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, भूमध्य सागरी, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। और इन सभी की उत्पत्ति मध्य एशिया में महान हिम युग के पहले हुई थी और यहीं से ये जातियाँ अन्य महाद्वीपों में फैली। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होती रही। टेलर महोदय ने बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर निम्न 7 प्रकार की मानव प्रजातियों को दर्शाया। कौन कौन सी? पतले सिर वाली निग्रिटो, लंबे सिर वाली निग्रो, बहुत लंबे सिर वाली ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरी मध्यम लंबा सिर, नार्डिक मध्यम सिर, अल्पाइन चौड़े सिर वाली, मंगोलियन या अल्पाइन के बाद वाले लोग जिनका सिर बहुत चौड़ा होता है। टेलर महोदय ने एक सिद्धांत भी दिया था जिसे हमने प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा था। उस पर निम्न तथ्यों पर प्रकाश डाला। क्या कहा? कि सभी प्रजातियों का उद्भव मध्य एशिया में हुआ और जिनका विकास पहले हुआ वे प्रजातियां बाद में विकसित हुई प्रजातियों द्वारा महाद्वीपों के बाहरी भागों की ओर खदेड़ दी गई। जो प्रजातियां बाद में विकसित हुई वे महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये 3 बिंदुओं के द्वारा उन्होंने अपने सिद्धांत को पुष्ट करने का प्रयास किया और सामान्य रूप में जो प्रजातियां बताई वो कॉकेशाइड, मंगोलियड और निग्रोइड 3 प्रकार की हैं जो श्वेत, पीत और काले। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और अगली वीडियो में हम ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।